सबसे पहले तो मैं धन्यवादी हूँ एसटी कॉलेज हिंदी विभाग का और यहाँ के प्राचार्य महोदय का कि उन्होंने ये सेमिनार आयोजित किया और मुझे भी उसके बीच में शामिल किया। और विषय भी बहुत ही प्रासंगिक है और लगातार इस पे चिंतन करने की ज़रूरत है। हिंदी के अध्यापकों को, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को भी, और इससे बाहर जो हिंदी भाषा में बोलते हैं, अपना रोज़गार करते हैं और हिंदी समाज में अपने दुख दर्द तकलीफ़ इस भाषा के ज़रिए अभिव्यक्त करते हैं। जो कि भाषा हम सब जानते हैं कि मनुष्य को जितना भी प्राणी जगत है उससे अलग करती। भाषा ही वो माध्यम है जिसके ज़रिए से हम एक इंसान की पहचान प्राप्त करते हैं, अपने ज्ञान को एकत्रित करते हैं, संयोजित करते हैं। आम तौर पे भाषा के बारे में इतना ही कहा जाता है कि ये भाषा तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, विचार विनिमय का जरिया है। लेकिन बात उससे कुछ ज़्यादा है। यदि आप कहोगे कि विचारों का उत्पादन कहाँ होता है, विचारों के पैदा होने का माध्यम क्या है, क्या भाषा के बिना कोई बात सोची जा सकती है? सोचने का जरिया भाषा ही है। ये जो किसी भी भाषा का जितना हमें ज्ञान होता है उतना ही हमारे ज्ञान की सीमा होती है। हमारे ज्ञान की परिधि भी हमारे भाषा के ज्ञान के साथ जुड़ी हुई होती है। जिस भाषा में जितना ज्ञान है वो भाषा उतनी सक्षम, सशक्त कही जाएगी। इसलिए जो ये विषय है कि हिंदी भाषा और देश प्रेम, ये इस रूप में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरीके से जो सोचने का टूल है, औजार है, जिसके माध्यम से सोचते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मनुष्य के पास, बुद्धि, ज्ञान, तर्क और आगे बढ़ने के रास्ते जहाँ से निकलते हैं, तो जो भी भाषा किसी देश को सोचने का एक माहौल प्रदान करती है, माध्यम बनती है, वो किस तरीके से अपने लोगों से जुड़ी हुई है, कैसे उनके दुख तकलीफ़ों को, उनकी आशाओं आकांक्षाओं को, उनके उल्लास को किस तरीके से अभिव्यक्त करके उनके जीवन को एक पूर्ण जीवन के रूप में आकार प्रदान करती है। तो ये सारे सवाल जो है इस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। आम तौर पे भाषा के बारे में लोग उदासीन होते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप सोचना इस बात पे, अपने दोस्तों से पूछना, विद्यार्थियों के लिए ख़ास तौर पे, कि वो सारा दिन चैट करते हैं, भाषा में करते हैं, हंसते हैं, भाषा में हंसते हैं, डेट प्रपोज करते हैं, भाषा में करते हैं, सब भाषा में होता है। भाषा में इतनी बातें करते हैं, क्या कभी भाषा के बारे में बातें करते हैं? भाषा के बारे में हम कितनी बात करते हैं कि हमारी भाषा क्या है? जिस चीज़ से हम सारी बातें करते हैं, जो हमें सारी बातें करने का सुविधा प्रदान करती है, उसको समृद्ध करने का हम कितना काम करते हैं, उसके बारे में कितने चिंतित होते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे, खेल के ग्राउंड में जाएंगे शाम को, बहुत युवा खेलते मिलेंगे और आपस में गालियां दे रहे होंगे, सड़क पे चल रहे होंगे और भाषा को प्रदूषित कर रहे होंगे, कि वो भाषा के बारे में बहुत सारी चीज़ें, जल प्रदूषण, फलां सब चीज़ें अवेयर होती हैं, लेकिन भाषा में कितना पोल्यूशन आ रहा है, कितना प्रदूषण आ रहा है, उसके बारे में, और वो प्रदूषण हमारे किस तरीके से सोच का, दिमाग का और धीरे धीरे फिर संस्कारों का हिस्सा बनने लगता है, क्योंकि हम उसके बारे में इतने चिंतित नहीं होते। इसलिए कि भाषा हमें ना फ्री में मिल गई है, मुफ्त में मिला है, हमारे समाज से मिला है। उसके लिए हमें कोई ख़ास जोर नहीं लगाना पड़ा, उसको अर्जित करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा, ख़ास तौर पे जो हमारी मातृभाषा है उसको। और आपको पता चलेगा जब आईलेट्स का पेपर पास करेंगे, कितने अरबों की एक इंडस्ट्री है जो सिर्फ भाषा को सीखने के लिए खर्च होता है। पूरे यदि भारत का आप अनुमान लगाएंगे कि
उस भाषा को सीखने के लिए कि कितना एक बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा है वो, क्योंकि हमें अपनी भाषा ऐसे ही मिल गई है और बिल्कुल पैदा होते ही मिल गई है, तो उसके महत्व का एहसास नहीं होता हमें, जैसे धूप का और शुद्ध हवा का नहीं होता, क्योंकि हमें आसानी से मिल गया। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी हम भाषा के बारे में या देश प्रेम के बारे में सोचें, ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ये भाषा प्रेम किस तरीके से देश प्रेम होता है, और भाषा के माध्यम से आप अपने देश को, यानी देश मतलब अपने देश के लोगों को, देश कोई मेरी नज़र में और आप सबकी नज़र में भी किसी नक्शे का नाम तो है नहीं जो कागज़ पे है, जिंदा जागते लोग हैं उसके अंदर, उनके साथ जो प्रेम बनता है उसका जरिया भाषा होती है। तो हमें और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आजकल चिंता करते हैं, हमारे नीति निर्माता भी, प्रशासक भी, नेता भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि इतना बड़ा टावर बना दिया, इतना सब कुछ कर दिया। भाषा के विकास के बारे में कितनी चिंताएं होती हैं और कितनी हमारे एकेडमिक्स में भी होती हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा सवाल को अतिरंजना के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि इस बात का आप महत्व महसूस करें। जब भी हम बोलें तो हमारे दिमाग में घंटी बजे कि ये जो पूंजी मैं जिसका प्रयोग कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं बोल रहा हूँ, कि उसमें मेरा क्या योगदान है, क्या मैंने इसमें कुछ योगदान किया। हिंदी को लेकर के ख़ास तौर पे ये बात है। आम तौर पे 14 सितंबर सर हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक बार NIT में यहाँ पे मुझे बुला लिया, ऐसे जैसे हिंदी के टीचर्स को बुला लेते हैं, और हर बार ही बुला लेते हैं। तो इस बार भी हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि कॉलेज में मुझे बुलाया, उसके जो गवर्निंग बॉडी के थे, आज तो जी हिंदी वालों का दिवस है। मैंने कहा देखिए आप ये गलती कर रहे हैं, ये हमारा संवैधानिक दायित्व है जो हर एक नागरिक पे, हर एक संस्था पे, हर एक इस देश के लोगों के ऊपर आयद है, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे शहीदों ने, देशभक्तों ने संविधान में लिख के दिया कि ये हमारा एक संवैधानिक दायित्व है। और आप इस संवैधानिक दायित्व को हटा करके सारा बोझ हिंदी वालों पे डाल रहे हो, ये सही बात नहीं है। और ऐसी अनेक जगह ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको इस तरह की बात करते, जैसे हिंदी का दायित्व हिंदी वालों का है, हिंदी वाले उसमें अपना रोजगार करते हैं जैसे दूसरे करते हैं। भाषा को बढ़ाने का दायित्व सबका है। जो मैं NIT की बता रहा था, इतना वो बहुत बड़ा हाल है कुरुक्षेत्र में, वो भरा हुआ था खचाखच, बहुत ही शान से मनाते हैं। बात चलते चलते एक बात ये हुई कि देखिए आप इतने लोग बैठे हैं, हिंदी की सेवा ही करना चाहते हैं, तो एक काम ही कर लीजिए कि पूरी ज़िंदगी में एक पेपर ही आप हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए साइंस का। पूरी ज़िंदगी में आप इतने इंजीनियर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो हिंदी भाषा समृद्ध होगी। हिंदी के बोलने वालों की संख्या इतनी है, संख्या से क्या होता है, हिंदी के बोलने वाले विश्व के कोने कोने में फैले हुए हैं, उससे क्या होता है। यदि हिंदी में नॉलेज नहीं है, यदि हिंदी में सिर्फ किस्से, कहानियाँ, लोक कथाएँ और कबीर के भजन और मीरा के भजन आप सुनना पसंद करते हैं, और नॉलेज की बात के लिए किसी और भाषा पे हमें जाना पड़ेगा, या ऐसा कर रहे हैं, साइंस की नॉलेज, मॉडर्न उसकी नॉलेज, इसकी बात मैं कह रहा हूँ, तो हमारी हिंदी को आपने किस उसके लिए छोड़ दिया है। तो ये बहुत सारे ऐसे समस्या मूलक सवाल हैं जो शायद मंचों से अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, लेकिन मैं कुछ बातें ऐसी हमारे विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि जब भी आप बात करें तो भाषा के बारे में देखिए क्या हुआ। हमारी एक कितनी अच्छी भाषा थी, संस्कृत है, मतलब आप अंग्रेज़ी को याद करो, अंग्रेज़ी का पहला कवि चौसर है, सारे अंग्रेज़ी वाले या सारे लोग जानते हैं दुनिया में। और वो कब हुआ, 14वीं शताब्दी, 600-700 साल पहले। 700 साल में एक भाषा पूरे वर्ल्ड की भाषा बन गई है। और भारतीय भाषाएं जो जिनकी इतनी समृद्ध परंपरा है, संस्कृत का साहित्य देखिए, पाली का साहित्य देखिए, कितना बौद्ध साहित्य जो है विपुल मात्रा में, उन भाषाओं का क्या हुआ, क्यों ये बात रुक गई।
ज्ञान की वो परंपरा है? कौन सी ऐसी चीज़ें हुई? तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब हिंदी की हम बात करते हैं तो हिंदी के बारे में ख़ास तौर पे एक बात रेखांकित करने योग्य है। हिंदी कहते ही हमारे सामने आती है बात कि ये हिंदी जन भाषा है। चाहे आप मध्यकाल की बात करें जिसमें बड़े बड़े कवि हुए, सूरदास हुए, कबीरदास हुए, तुलसीदास हुए, मलिक मोहम्मद जायसी हुए, मीरा हुई, रहीम हुए, कितने नाम लेते चले जाइए, आपके पास सूची खत्म नहीं होगी। इतने लेखक एक ही टाइम पे थे, छोटे से इलाके में। इतने 100 किलोमीटर का दायरा होगा जिसमें सारा साहित्य लिखा गया, और 200 साल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कि 200 साल में इतने बड़े बड़े लेखक, इतनी बड़ी बड़ी धाराओं के, और जिनके अंदर पूरी फिलॉसफी है जो उस समय पे चल रही थी। और दरबारों की भाषा क्या थी? हिंदी तो नहीं थी। ये सारी अवधि ब्रज लोगों की भाषाएं थी। तो लोगों की जुबान है हिंदी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दरबारों में नहीं पली बढ़ी। हिंदी का कोई भी कवि दरबारी कवि बड़ा नहीं है। जो हिंदी का दरबारी कवि है उसको सम्मान नहीं मिलता हिंदी में। उसको राज्याश्रित, पता नहीं बहुत सारी गालियाँ बनाई हमने हिंदी वालों ने उनके लिए, जो दरबारों में पैसा लेकर लिखते थे। तो हिंदी की ये विद्रोह की परंपरा है, मीरा की, कबीर की, और बाद में जो आधुनिक काल में भी जो फलीभूत होती है निराला के माध्यम से, प्रेमचंद के माध्यम से, और सब चीज़ों के माध्यम से। ये तो जब भी हम हिंदी के बारे में बात करें तो ये जो जिनको आजकल बोलियां कहा जाता है हिंदी की, वो कितनी समृद्ध भाषाएं थी, जिसमें तुलसीदास ने लिखा, कबीर ने लिखा, मीरा ने लिखा। और फिर यदि हम बात करें पुनर्जागरण की, पुनर्जागरण काल, जो नवजागरण काल 1857 के बाद जितने भी बड़े महापुरुष हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती हों या दूसरे सब नाम आप जानते हैं, किस भाषा में सोचा गया? जब भी ये सवाल आया कि लोगों से बात करनी है तो किस भाषा में करें, यदि आपने लोगों से संवाद करना है तो किस भाषा में करें? जब गुरु नानक निकले पंजाब से और वहाँ मक्का, मदीना, बगदाद तक गए, गुरु नानक की आपको यात्राओं का पता होगा, जो 4 उदासियाँ, 4 दिशाओं के अंदर वो कहाँ कहाँ तक गए पैदल, और किन किन से उन्होंने डिबेट की, किस भाषा में की होगी? वो कौन सी भाषा रही होगी? तो जब भी हमारे महापुरुषों ने अपने लोगों से बात करने की, संवाद करने की कोशिश की या संवाद किया, तो उसकी भाषा क्या थी? उसकी भाषा जनभाषा, हिंदी भी उसमें एक है, और ये सारी जितनी भारतीय भाषाएं हैं वो आप देखेंगे कि वो एक ही टाइम पे पैदा हो रही हैं। तो हिंदी इन सारी भाषाओं के जैसे कहते हैं ना, बहनों की तरह है। मतलब इसका दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ कोई प्रतियोगिता, कंपटीशन नहीं है कोई, उसकी तर्क संगति में, उसके सहयोग में। तो ये है। तो नवजागरण का समय हो, या तो फिर जो है स्वतंत्रता आंदोलन का समय हो, जब बिल्कुल हमारी लड़ाई भारतीयों की पॉलिटिकल हो गई, आज़ादी की लड़ाई हो गई, तो उसमें चाहे गांधी हो, गांधी भी हिंदी के नहीं थे, वो भी गुजराती थे। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, वो भी हिंदी के नहीं थे, वो भी बंगाली थे। या और भी आप नाम लेते चले जाइए कि सबने ऐसा क्यों कहा। और जितने भी महानगर बसे, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बंबई हो, भारत के जो महानगर हैं, तो उनकी जो भाषा बनी उस पे आप नज़र डाल लीजिए। तो हिंदी जो है एक भारत का, एक सामान्य जन का एक वो माध्यम रही है, उसके विकास का, उसकी सोच का, उसका। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है जब भी हम हिंदी के बारे में सोचें, तो ये कि उसका क्या योगदान रहा है भारतीयों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, उनकी जो अपनी जो होंद है, जो अपना अस्तित्व है, जो अपनी पहचान है, जो उनकी खुद की आत्म छवि है, वो खुद को कैसे देखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है जो बात,
अपने आप को कैसे वो सामने रखते हैं, तो हिंदी ने उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जब भी संकट काल आया, जब भी संकट काल आता है, व्यक्ति पे आए तो चाहे तो समाज पे आए, तो वो कहाँ से खुराक लेता है? संकट में परीक्षा होती है कि वो कहाँ फिर जाता है। और यदि ये ज़माना जिसमें हम बात कर रहे हैं विज्ञान का, विज्ञान कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है और वो सभी भाषाओं में होना चाहिए। और व्यापार का, पूंजी का, उसका ज़माना है जिसमें हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का, इसका ज़माना है। और ये जो बाज़ार की जो भाषा है, बाज़ार और जन भाषा, उसके क्या अपने अंतर्द्वंद होते हैं। पूरी आप म्यूज़िक इंडस्ट्री को आप ले लीजिए, पूरी आप जितनी भी ये पॉपुलर कल्चर की जितनी भी इंडस्ट्री है उसको ले लीजिए, आप उसकी भाषा देखिए आप एक बार, जिनको हम बहुत ही गंदे अश्लील गीत बोलते हैं, एक बार उनको आप विद्वान की तरह से सुन लीजिए, डांस करने के बजाय उन पे, तो एक बार उस पर नज़र डालिए कि हो क्या रहा। तो भाषा का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, किस किस रूप में होता है और किन किन मंतव्यों से होता है, वो उसका एक विद्यार्थियों को एक ज़रूर नोट लेना चाहिए। क्योंकि इसके लिए आपको अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हर टाइम भाषा बोलते हैं, कोई भी फ़ोन आएगा भाषा आएगी, सड़क पे जा रहे होगे तो भाषा में सुनोगे, तो हमेशा ही आपके एक्सपेरिमेंट और नॉलेज चलती रहेगी उसके बारे में। अब बस अपना आप कान खोल के रखिए, तो आपको नई नई चीज़ें उसके बारे में खुद ब खुद पता चलती जाएंगी। कई बार मतलब आम तौर पे भाषा के बारे में मैं एक डिबेट सुनाता हूँ, ये इसलिए क्योंकि ये इस ज़माने की उसके हिसाब से ये डिबेट है, जहाँ हम बात करें बिल्कुल उसका उल्टा है। आप जानते हैं एक बहुत बड़ा व्यक्ति हुआ भारत में, उसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई यूनिवर्सिटी। उसमें वो क्या करते थे कि बाहर से जगह जगह से विद्वानों को बुलाते थे, लेखकों को, और वो वहाँ रहते थे, लेखन कार्य करते थे। इसलिए वहाँ हिंदी के भी बड़े बड़े जो भाषाविद थे, सेन, चटर्जी, वहाँ वो उनके पास। कबीर भी वहीं से चला कि वो गीत इकट्ठे किए और ट्रांसलेट होकर हिंदी में आए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ज़रिए फिर हिंदी में बहस बनी। बहुत योगदान है हिंदी के विकास में उस संस्था का। वहाँ पे क्या हुआ, एक आपने नाम सुना होगा बलराज साहनी, पंजाबी के लेखक हैं बहुत बड़े, और फिल्मी दुनिया में तो सारे जानते होंगे, लेकिन वो लेखक बहुत बड़े हैं पंजाबी के। अभी वो नए नए जो है BBC लंदन से आए थे, अंग्रेज़ी बोलते थे, अंग्रेज़ी में लिखते थे। तो टैगोर ने पूछ लिया कि यार आप जो है पंजाबी में क्यों नहीं लिखते, आप पंजाब के आदमी हो, पंजाबी में लिखो। क्या जवाब दिया साहनी ने कि मैं ना सारी दुनिया को संबोधित करना चाहता हूँ और सारी दुनिया पंजाबी नहीं समझती है, तो इसलिए मैं अंग्रेज़ी में लिखता हूँ। तो टैगोर ने क्या कहा कि मैं तो बंगला में ही लिखता हूँ। आपको जानकारी होगी कि टैगोर बंगला में ही लिखते थे मूल में, बाद में ट्रांसलेट कर देते थे खुद अंग्रेज़ी में। वो बेसिकली बंगला के राइटर है और सारी दुनिया मुझे पढ़ती है, नोबेल मिल चुका था। तो ये तर्क उनका फेल हो गया। ये जो है ना कि सारी दुनिया से मुझे बात करनी है, इसलिए अपनी भाषा में कुछ नहीं करना, ये इस बात को अंडरलाइन करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग इस दौड़ में हैं कि दुनिया से बात करनी है और उसके लिए कुछ और चीज़ चाहिए, तो टैगोर उसका एक ये बता रहे हैं इस डिबेट में से। कुछ टाइम के बाद फिर वो घूमते हुए मिल गए, फिर उन्होंने पूछा कि आप पंजाबी में क्यों नहीं लिखते। और टैगोर थे वो पीछे पड़ जाते थे, भाषा के बहुत लोक के आदमी थे, बहुत ज़्यादा लोक साहित्य का काम किया। फिर पूछ लिया, कहता ना, फिर उसने दूसरा तर्क दिया कि पंजाबी भाषा ना उतना वज़न नहीं उठा सकती, पंजाबी भाषा उतनी सक्षम नहीं है। अब उन्होंने रीच की बजाय उसकी जो कॉम्पिटेंसी है, उसकी जो क्षमता पे प्रश्न लगा दिया कि उसमें ना इतनी क्षमता नहीं है कि वो बातें कह सके जो मैं कह रहा था। टैगोर ने फिर बोला, कहता पहली बात तो ये है कि उस भाषा में
आपकी माँ बात करती है, पहली चीज़। दूसरी बात, जिस भाषा में गुरु नानक ने लिखा है, गुरु नानक वो अक्षम है। जिस भाषा में गुरु नानक का लिटरेचर मौजूद है वो भाषा कमज़ोर है, क्या बात कर। और उसके बाद उनके पास कोई आंसर भी नहीं था और फिर वो पंजाबी में लिखने लगे तो आज उनका जिक्र चल रहा है यहाँ पे। ये तो खुद भीष्म बलराज साहनी ने बताई है ये बात, खुद उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है ये बात कि मैं पंजाबी में कैसे आया। तो ये एक बहुत ही अच्छा नमूना है हमारे सामने कि ये जो अपनी भाषा को छोड़ करके और दुनिया से बात करनी है, उस दौड़ में अपनी भाषा को हम भूलते हैं, हिंदी को भी। अभी पीछे एक सर्वे हुआ 2011-12 में, गणेश देवी एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर थे वो बड़ौदा यूनिवर्सिटी में। उन्होंने एक काम किया, भारतीय भाषाओं का सर्वे किया। तो उन्होंने कहा सर्वे के बाद कि भारत जो है भाषाओं का कब्रगाह बन रहा है। क्या, इससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। जब एक भारत का इतना बड़ा बुद्धिजीवी, भाषा वैज्ञानिक एक सर्वे करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि भारत भाषाओं का कब्रगाह बन रहा है, भाषाएं मर रही हैं यहाँ की। कितनी भाषाएं इंडेंजर हैं जो खत्म होने वाली हैं, कितनी भाषाएं हैं जो खत्म हो चुकी हैं। और जब एक भाषा खत्म होती है तो क्या होता है, तो जो उस भाषा में मौजूद जो भी ज्ञान है, जो अनुभव है उस पूरे समाज का, हजारों साल का, क्योंकि अनुभव को रिकॉर्ड करने का कोई जरिया नहीं है भाषा के अलावा, आदमी के पास कोई जरिया नहीं है। चित्र चुत्र बना के जब वो थक गया तो फिर भाषा तभी आई थी ना, बाद में काफ़ी लेट भाषा की खोज हुई है मनुष्य की विकास यात्रा में। शुरू से थोड़ी मिल गई थी भाषा, ना ये कोई गॉड गिफ्ट है, ईश्वर ने नहीं दी है भाषा, ना नेचुरल है, ना कोई सामाजिक है, ये प्राकृतिक है, ये एकदम सामाजिक बात है, मनुष्य ने बनाई है अपनी सुविधा के लिए। मनुष्य उसमें बदलाव करता रहता है तरह तरह के। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो बात होती है भाषाओं की, हिंदी पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन हिंदी को अलग से हम पूरे परिप्रेक्ष्य में ही समझें हिंदी को भी। हिंदी वाले, हिंदी की अपनी कुछ विशेष समस्याएं हैं, कुछ हिंदी का जो पूरा डिस्कोर्स है, जो पूरा विमर्श आज चल रहा है, जो हिंदी स्टडीज़ है, जिस तरह की हिंदी हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरह की हिंदी हमारे न्यायालयों में प्रयोग होती है, जिस तरह की हिंदी सरकारी दफ्तरों में प्रयोग होती है, अनेक पहलू हैं हिंदी के, अनेक। उन सब पे चर्चा की ज़रूरत है। एक भाषा साहित्य के भी है जिनको हम यहाँ पढ़ते हैं, एक भाषा सड़क पे बोली जा रही है वो भी हिंदी है। तो इन सब के बीच में ही जब हम बात करते हैं तो हिंदी स्टडीज़ जो पूरा है, पूरा जो उसका वो है, उस पर हम बात करते हैं। तो जो यहाँ जो देश प्रेम वाली जो बात है, जो आपने विषय रखा है छांट के, नेचुरली आपने 50 विषय छांटे होंगे, धीरे धीरे सेलेक्ट करते चले गए होंगे, तो आखिर में समझा होगा कि संकट देश प्रेम पे भी है और हिंदी भाषा पे भी है। तो कि जो कैसे हिंदी भाषा प्रेम करते करते आप देश प्रेम कर जाइए, और देश प्रेम के साथ साथ जो है भाषा प्रेम भी, आपकी भाषा भी उन्नति करे। तो दोनों के सामने जो चीज़ है, किस तरीके से, देखिए हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए रामचंद्र शुक्ल, सभी ने नाम सुना होगा, उन्होंने देश प्रेम की सबसे अच्छी परिभाषा दी। क्या, कि देश का मतलब होता है देश सारा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पूरी मानव संपदा। देश, ऐसे लोग बोलते हैं कि देश बहुत विकास कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। आप रिपोर्टें पढ़ जाइए, खासतौर पे सरकारी, तो आपको विकास के अंबार दिखाई देंगे, जैसे सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। वो विकास कर रहा है देश। आप लोगों से पूछिए, लोगों की क्या हालत है, कितना उनको खाने को मिलता है, कितना उनके पास क्या है। आप ही पूछिए कि देश की हवा कैसी है, ओ पोल्यूशन के इतने आंकड़े मिलेंगे, देश तरक्की कर रहा है। मतलब आप कोई भी फील्ड उठाइए और उस, यानी कि जो हमारा जनजीवन है, देश का जो जीवन है, उस पे बात करिए तो कुछ तस्वीर दूसरी दिखाई देगी।
और यदि इसको देखें, यानी कि देश में हम किसको गिन रहे हैं? अभी मॉडल गांव की परिभाषाएं आई, काफ़ी समय से चल रही है सर। गांव के विकास का पैमाना क्या है? ऐसे बोलते थे हरियाणवी में, खड़ोंजा और पड़ोंजा, यानी कि नाली और गली की ईंट लगती है ना, एक पड़ी लगती है, खड़ी लगती है, गली में ऐसे खड़ी ईंटें लगती हैं, मतलब तो जी ये लग गया जी, विकास हो गया, सड़कें बन गई, विकास हो गया। तो विकास की यही परिभाषा है। कोई पूछे कि आपके गांव में लाइब्रेरी है कि नहीं, विकास के मॉडल में ही आता है कि नहीं आता है कि कोई पढ़े लिखे बच्चे वहाँ बैठ पाएँ, कोई पढ़ने की जगह भी होनी चाहिए। घरों में भी कोई आदर्श गांव घर क्या है कि कोई आर्किटेक्ट के पास कोई ऐसा नक्शा है जिस जो घर में कहे कि यहाँ तो एक अलमारी किताबों की होनी चाहिए जी आपके घर में? कोई भी नहीं बताएगा। 1-1 करोड़ के घर होंगे सर, जूतियां का भी रखना होगा, सारी चीज़ों का होगा, किताबों की जगह नहीं होगी। किसी आर्किटेक्ट के ये दिमाग का हिस्सा ही नहीं है कि ये चीज़ भी होनी चाहिए। तो हम जो ये सारा जिम्मा, अब सारे समाज का जो सारा जिम्मा है वो यहाँ आ जाता है बस क्लास में, हिंदी के टीचरों पे। मतलब ये सारा जो सारे समाज को करना, भाषा है, आखिर भाषा से संस्कृति हुई है, सांस्कृतिक विकास हुआ है, सांस्कृतिक विकास का सारा जिम्मा हमारे ऊपर ही है। और देखो हमारी हालत क्या है, टूट गए सांस्कृतिक विकास। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन सारे परिप्रेक्ष्यों में हमें देखने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं बहुत, सर क्या हो रहा है, मैं 10 साल तो चलो ज़्यादा हो गया, लेकिन पिछले 7-8 साल 10 साल से ही एक सबसे प्रिय विषय क्या है हिंदी के सेमिनारों का, वैश्विक जगत में हिंदी की स्थिति। यदि हरियाणा में 100 सेमिनार हुए तो 95 का यही टॉपिक है, और सब में सब आंकड़े हैं। हरियाणा में हिंदी की क्या स्थिति है, एक सेमिनार आपको पिछले 10 साल में क्या 20 साल में नहीं मिलेगा। भाग रहे हैं हम समस्या से। क्या यहाँ तो हिंदी है नहीं, चलो अमेरिका में ढूंढ लो यार, क्या कर रहे हो। एक वो सर उसका चुटकुला आता था, नसीरुद्दीन था नहीं, वो मुल्ला नसरुद्दीन। वो मुल्ला नसरुद्दीन क्या कर रहे थे कि बाहर जो है ढूंढ रहे थे, लाइट थी बाहर रात को, कि कोई बंदा आया, क्या कर रहे हो? कहता सुई गुम हो गई, वो ढूंढ रहा हूँ। कहता कहाँ गुम हुई? कहता अंदर बेड पे। कहता फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? कहता लाइट है यहाँ, मतलब जहाँ लाइट है वहाँ सुई ढूंढ रहे हो आप, जहाँ गुम हुई है वहाँ ढूंढो। ये हमारी स्थिति हो गई है। तो ये अच्छा किया आपने ये सेमिनार रखा, इसमें वैश्विक की बजाय देश पे ही रहे। तो हाँ, मतलब जब हम देश की चिंता करते हैं तो हमारे अपना समाज, अपने लोग, अपने वो उनकी स्थिति, उनकी अभिव्यक्ति, उनके दुख दर्द, वो सब हमारे सामने होते हैं जब हम उनकी चिंता करते हैं। और जब हम वैश्विक स्थिति करते हैं हमारे सामने एक आंकड़ा होता है, इतने पढ़ते हैं, इतने लोग हैं, वगैरह वगैरह हैं। तो इसलिए एक अच्छा आपने विषय चुना, और उसके अंदर जितने भी हिंदी को लेकर के जो सवाल हैं, हिंदी के स्वरूप को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा है। देखो हिंदी वालों में 2 चीज़ों का खतरा बहुत छाया हुआ है आज के दिन। हिंदी वाले दो चुनौतियाँ, 2 थ्रेट महसूस कर रहे हैं। क्या? एक तो, और ये ज़्यादा वो लोग महसूस कर रहे हैं जो सरकारी दायरों में सोचते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो हिंदी के नाम पे बजट वगैरह का प्रयोग करते रहते हैं, उनमें ज़्यादा चिंता है। और वो अपनी चिंता को सारे देश की चिंता बताते हैं। आपको पता ही है कि जो वर्ग वर्चस्वशाली होता है उसकी चिंता से वो सारे देश की चिंता बना देता है। तो उसमें वो क्या कहता है कि देखो हिंदी को ना अंग्रेजी खा गई, एक पहली चिंता तो ये होती है। दूसरी चिंता यह है कि हिंदी को, ये जो हिंदी की भाषाएं हैं दूसरी की, यदि भोजपुरी भी 8वीं सूची में आ गई तो हिंदी की संख्या तो इतने करोड़ से इतनी रह जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो ग्रांट कम हो जाएगी। हिंदी भाषा उतनी ही तरक्की करेगी जितनी कर रही है, सिर्फ वो ग्रांट कम हो जाएगी, इतना फर्क पड़ेगा। अन्यथा भाषा का जो विकास है वो देखो हम सबको पता है
भाषा का विकास कहाँ होता है? ना तो एकेडमी में होता, ना यूनिवर्सिटी के विभागों में होता। भाषा बनती है गाँव में, खेत खलिहान में, जीवन में। लोग काम करते हुए भाषाएं बनाते हैं, नए नए शब्द आते हैं, और उन शब्दों को हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, एक मानकता प्रदान करते हैं, एक उसका व्याकरण बनाते हैं, उसको उसमें उसकी एंट्री जिसको बोलते हैं ना कि हाँ चलो ठीक है ये भी सही है, अब धीरे धीरे शुरू हो, ये आ गया। तो भाषाएं इसी तरीके से तरक्की करती हैं कि लोगों का जीवन जो है, और जिस भाषा में, अब जिस तरह की हिंदी की चर्चा हुई, आप देखिए अभी हमने एक जो पत्रिका का जिक्र कर रही थी उसका एक अंक निकाला, संविधान विशेषांक। चिंता क्या है कि यदि कोई बंदा, आम जन की बात छोड़ो, पढ़ा लिखा आदमी, अपना एमए पास 16 जमात मेरे जैसा भी, उस संविधान को हिंदी में पढ़े तो मैं गारंटी करता हूं कोई नहीं समझ सकता। भारत का संविधान जो आधिकारिक हिंदी में है, उसकी जो आधिकारिक हिंदी है, उसमें कोई व्यक्ति उसके मूल भाव को समझ नहीं सकता। बताइए, भाषा हमने अनुवाद समझाने के लिए किया है या उलझाने के लिए किया है? अब आप इससे अंदाजा लगा लिए। उस पत्रिका में हमने क्या किया कि भारतीय संविधान का सरल अनुवाद क्या, अब ये करना पड़ रहा है हमें। भाषा हिंदी जन भाषा है, जन भाषा, ये याद रखें। यदि वो जन से दूर होती जाएगी, चाहे वो संस्कृत निष्ठता के कारण, चाहे वो सरकारी दुष्टता के कारण, कुछ भी कहो आप उसको, कि दूर करना, कम्युनिकेट नहीं करना चीज़ों को, बल्कि रोकना, सही सूचना ना जाए ऐसी भाषा में दो कि बंदा समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है इसमें, पता ही ना चले। तो ये, यदि हिंदी को दो जगह से चीज़ है, ये हिंदी का स्वरूप क्या हो, ये बहुत चर्चा का विषय है। बहुत सारे लोग अभी भी, मतलब ये चर्चा है आम उसमें, भाषा वैज्ञानिकों ने तो बहुत पहले ही कह दिया था, अभी भी लेकिन आम लोग ऐसे मिलेंगे कि भाई देखो हिंदी का विकास ना, या हिंदी जो है संस्कृत से पैदा हुई, ऐसे बोलेंगे। देखो, संस्कृत एक हमारी मूल भाषा है, सारी भाषाओं ने उससे शब्द लिए हैं, सारी भाषाओं की जड़ें हैं उसमें, सही बात है, कोई भी भाषा। लेकिन संस्कृत और हिंदी के बीच में जो 1000 साल का डिफरेंस है, जो 1000 साल की यात्रा है, जो प्राकृत भाषा है, जो दूसरी भाषाएं हैं, वो बीच में हैं। यदि उनको हम गायब कर दें, हम पढ़ते हैं भाषा विज्ञान में कि ये शौरसैनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, ये कहाँ गई फिर? तो ये ऐसा क्यों होता है? देखिए कि जैसे ही हम इस बीच के 1000 साल को छोड़ के और सीधा संस्कृत पे जंप करते हैं, तो फिर हमें ये लगता है कि हमारी हिंदी का स्वरूप बिल्कुल संस्कृत जैसा होना चाहिए, और उसमें एक संस्कृत निष्ठता का वो रूट बन जाता है। जबकि उसके बीच में एक लोक बोले, देखिए महात्मा बुद्ध को क्या संस्कृत नहीं आती थी? आप क्या सोचते हैं? वो राजा थे, प्रिंस थे वो, लेकिन उन्होंने सारी बात पाली में की। क्यों की? क्या कारण रहा होगा? यदि आपको लोगों से बात करनी है तो आपको जन भाषा में बात करनी पड़ेगी। आप संस्कृत के नाटक पढ़ जाइए, तुलसीदास, कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या है उसमें? आधी तो प्राकृत है, क्योंकि सारी औरतें या जो सेनापति और विद्वान ब्राह्मण, उनको छोड़ के बाकी सारे तो प्राकृतिक बोल रहे हैं। यदि शब्दों की संख्या गिने कि यदि उसमें 90,000 शब्द हैं तो उसमें से 50,000 प्राकृत पाली के हैं, संस्कृत के नहीं है। तो वो बहुत अच्छी एक ऐसी दोनों चीजें उसके अंदर शामिल हैं। लेकिन कालिदास संस्कृत के कवि हैं, प्राकृत के क्यों नहीं है भाई? यदि उन्होंने आधी, अभिज्ञान शाकुंतलम में आधी भाषा, जब रहीम हिंदी के कवि एक ही पद में ब्रज या हिंदी कहो आप उसको, फारसी दोनों लिखते हैं, तो दोनों के कवि हैं ना, दोनों में आदर से पढ़ाए जा रहे हैं।
तो ये इसके बारे में थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है। और उसी का एक नतीजा हुआ क्या, ये मैं ख़ास तौर पर हिंदी वालों को मैं थोड़ा बेईमानी से भी कह रहा हूँ ये बात उकसाने के लिए। उसका क्या है कि देखिए हरियाणा में क्या हुआ सर, स्कूलों में एक चिट्ठी आई कि हिंदी विषय को यदि 2 टीचर हैं, वहाँ 1 टीचर है, एक संस्कृत का एक हिंदी का। संस्कृत का टीचर हिंदी पढ़ा सकता है, संस्कृत का टीचर हिंदी पढ़ा सकता है, हिंदी का टीचर संस्कृत नहीं पढ़ा सकता। तो आधी पोस्टें हिंदी की ऐसे कट हो गई सिर्फ एक की उससे, क्योंकि संस्कृत के तो पीरियड 3 बनते हैं, टीचर एक है, तो हिंदी वाले के लेके तू जा भाई तेरी छुट्टी। कितनी सफाई से ये काम किया गया। जब 2 भाषाएं हैं, 2 भाषाओं के अलग अलग व्याकरण हैं, उनकी अलग अलग ट्रेनिंग है पढ़ाने की, अलग अलग योग्यताएं हैं, तो ऐसा क्यों? इसकी वजह क्या? मैं संस्कृत विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात से डरता हूं कि आप हिंदी को संस्कृत मत बनाइए, नहीं तो अलमारी में टिक जाएगी भाषा ये। यदि इतनी समृद्ध भाषा, विकास क्यों रुका? इतनी समृद्ध भाषा, तो हिंदी को इस बात से सीखने की जरूरत है कि हमें हमेशा जन के साथ हिंदी को जोड़ के रखना है। जन के जो अनुभव हैं, जन की जो बात है, उसके साथ जुड़ना है। तो ये हिंदी देखिए कितनी जीवंत है। कबीर की हिंदी, जिसको सद्धुकड़ी और पता नहीं पंचमेल खिचड़ी और क्या क्या कहा गया, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से लेकर के कहाँ तक वो कनेक्ट करती है पूरे हिंदी जगत, वही एक वो भाषा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा शुद्धता के चक्कर में, सुचिता के चक्कर में आप अपनी भाषा की जो ताकत है, लोक, उसको ना खोएं। उसका बड़ा खतरा है। उसके बारे में सोचें कि शुद्धता भाषा में क्या होती है। हमने तो पहला सर बैठे हैं यही बात सिखाई कि जो विकार ही विकास होता है भाषा में। भाषा के विकास का पहला सूत्र क्या है कि जो बिगाड़ होता है वही तो विकास होता है। यही है कि जो विकार आ रहा है उसमें, वही तो उसका विकास है। तो इसलिए आने दो बिगाड़, मतलब उसको उसकी फिक्र ना करके, मतलब भाषा विज्ञान में विकार बोला जाता है उसको, कि जो अपनी मूल स्वरूप है उसकी बजाय वो दूसरा स्वरूप ग्रहण कर रही है, और ये स्वागत योग्य कदम है, नया रूप धारण कर रही है, और ये स्वाभाविक है, मतलब नेचुरल है। यदि किसी भाषा ने विकास करना है तो इस रास्ते से जाना होगा। तो उस प्रक्रिया को ना रोकें हम, क्योंकि बहुत चिंता है हमें इस बात की कि हिंदी में मिक्सिंग हो रही है। अभी मैं आपको मिक्सिंग का एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मैं पीछे एक किताब पढ़ रहा था अंग्रेजी की, एक एम.एल. डार्लिंग हुए सर, एम.एल. डार्लिंग, वो उस बंदे ने 300 किलोमीटर की यात्रा की 1929 में। आपके लिए भी है, सुन लो, ये बड़ी काम की बात है। 1929 में उसकी किताब छपी कैम्ब्रिज से। उस किताब का नाम थोड़ा ऐसा ही है जो मतलब मेरे बोलने में भी दिक्कत है। तो वो बंदा चला 300 किलोमीटर पंजाब, वहाँ बिल्कुल जो पश्चिमी पंजाब है वहाँ से, और ये पूर्वी पंजाब हमारा था उस टाइम पे। 300 किलोमीटर वो चला, हर रोज़ वो 10-12 किलोमीटर चलता था, गांव में रुकता था, लोगों से बात करता था। वो काम कर रहा था किस चीज़ पे कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी उस टाइम पे, मतलब मनी लैंडर्स जो ये सूदखोर होते थे कि उनसे कैसे जकड़े हुए लोग हैं। बहुत ही शानदार किताब है, सबको पढ़नी चाहिए, हरियाणा को जिसको जानना। उसने ना कई शब्द प्रयोग किए। एक शब्द है अरडू, ARDUES उसकी कुछ स्पेलिंग है। हरियाणा में बोलते हैं अरडू। अब किसी को तो इसका अर्थ नहीं पता अरडू क्या होता है, अंग्रेजी का है। पता लगेगा कि जो व्यक्ति बहुत ही श्रम साध्य मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, जैसे गधे की तरह करता है, जिसको कहते हैं कि बिना दिमाग लगाए, उसको अरडू बोलते हैं सर अंग्रेजी में। अब ये हरियाणवी अरडू हैं जो, मतलब हमें पता ही नहीं हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। अब वो शब्द हमारे ऐसे कल्चर में मिक्स हो गया करके, हमने एडोप्ट कर लिया उसको अपना लिया, तो हमारा बन गया वो। जो
एक मैं आपको सूत्र देता हूँ, मेरे को सही करेंगे सर। वो ये कि देखिए, जो दूसरी भाषा का कोई भी शब्द यदि हमारी भाषा के व्याकरण को अपना लेता है तो वो आपकी भाषा में आने लायक है, वो इस योग्य है कि वो आप उसको अपना सकते हो। एक मिनट सुनिए, दूसरे घर की बेटी जब हमारे घर बहू बन के आ गई, काम कर तो ये कि यदि आपका व्याकरण वो अपना रहे है, शब्द जो है कोई आपका व्याकरण अपना रहा है, तो वो आप उसका स्वागत कर सकते हैं, वो आपकी भाषा में आने लायक है। इसलिए आप व्याकरण को ध्यान में रखिए। यदि वो आपके व्याकरणिक नियमों को मान रहा है तो शब्दों से कोई परहेज ना आने दो। और यदि हमने ये देख लिया कि ये तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, फिर क्या हो गया यार, हमारी तो व्याकरण को तो मान रहा है ना, आपके अनुशासन में आ रहा है। व्याकरण का मतलब ही अनुशासन है, नियम है, तो आपका अनुशासन मान के आ रहा है तो आने दो। तो यदि हम ये गेट नहीं खोलते अपनी भाषा के, ये दरवाजे नहीं खोलते, तो फिर हमारा देश प्रेम में थोड़ी आशंका होगी। क्यों? क्योंकि जिस शब्द को लोग प्रयोग कर रहे हैं उस शब्द को हम भाषा नहीं मान रहे हैं। लोग देश में सबसे, देखो देश की परिभाषा पॉलिटिकल साइंस वालों से पूछो, किसे पूछो, उसमें 4 तत्व होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है उसका जनसंख्या है, लोग है, मतलब भूगोल भी होगा और सब चीज़ें होंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसमें यदि बंदे ना हो तो कोई देश में है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए देश जब हम कहते हैं तो उसमें लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं, और लोग जिसमें बात करते हैं उसका हमें आदर करना चाहिए। हम विद्वत जनों को, किसको? विद्वत जनों को, जो लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो उत्पाद वो पैदा कर रहे हैं भाषा का, उसको सम्मान देते हुए अपनाना चाहिए, जो हमारा काम है। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब देखो ये ना नई बात नहीं मैं कह रहा हूँ कि भाषा विज्ञान में स्टडी उनकी होती है, उसके अध्ययन का विषय ही वो है, जो लिखा नहीं गया, जो बोला गया, उसको आने दो। तो ये जो बात है, तो हमें हिंदी भाषा का और देश प्रेम जो है इस रूप में देखने की ज़रूरत है भाई, कि जो लोग समझ सकें। देखो, जब हम देश प्रेम कहते हैं, प्रेम का मतलब क्या है कि हम अपने लोगों को सत्तावान बनाना चाहते हैं, शक्ति संपन्न बनाना चाहते हैं, एम्पावरमेंट देना चाहते हैं, अनेक शब्द हैं उसके। तो कैसे मिलेंगे? देखो, सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास कब आता है बंदे को? तब आता है जब उसको कुछ पता लग जाता है, जब उसको कुछ नॉलेज हो जाती है, वो पट पट बोलेगा, सवाल का उत्तर भी देगा, कहीं पे भी करेगा। सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास किस चीज़ का है? कि मुझे जानकारी है। नॉलेज का आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास होता है। और नॉलेज कहाँ से आती है? लैंग्वेज से आती है। यदि हमारी भाषा में ज्ञान भरा पड़ा है, जगह 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 कहीं पे भी उठाओ कि साइंस का और का हर चीज़ का ज्ञान जो है, हमारी भाषा, इतने शब्द हैं कि अपने आप ही बंदा सीख रहा है, उसको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। परिवारों में ही वो बातें चल रही हैं, उसको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने नागरिकों को, हम अपने समाज को शक्तिशाली बना रहे हैं। हम उसको एक ऐसी संपदा दे रहे हैं, जैसे वो कहते थे ना, गांधी जी के बड़े बहुत सारा बोला उन्होंने, तो बहुत अच्छी बातें भी बोली हैं कुछ। तो उन्होंने ये बोला था ना कि देखो आप ना मेरे को 1 किलो चावल ना दो, उससे क्या होगा, 1 दिन की मेरी रोटी चल जाएगी, भूख मिट जाएगी। आप मेरे को चावल उगाने का तरीका बता दो, मैं सारी जिंदगी पैदा करके खाता रहूँगा। तो ये काम करने की ज़रूरत है कि भाषा के बारे में, कि आप उस भाषा में नॉलेज डाल दो, भाषा को ज्ञानवान बना दो, तो अपने आप ही लोग उसके ज़रिए सीख सीख के ज्ञानवान और आत्मविश्वास और उसके साथ जो भी चीज़ें आती हैं वो सब होता चला जाएगा। तो भाषा में देश प्रेम जो है वो इस रूप में आता है। भाषा संकीर्णता कभी नहीं बरतती। मतलब आम तौर पे हम व्यक्ति लोग होते हैं, हमारे स्वार्थ होते हैं, जिसकी वजह से अब आप देखिए, अभी ये रोटी है, रोटी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। दाल रोटी, ख़ास तौर पे रोटी, दाल के अल्टरनेट तो बहुत है लेकिन चटनी वगैरह मैडम, अचार वगैरह, लेकिन दाल रोटी इंपॉर्टेंट है। रोटी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है?
हिंदी का नहीं है, संस्कृत का भी नहीं है, और हम सब इंडियन रोटी खाते हैं। हमें ये यदि हम जो भाषा जो शब्द प्रयोग करते हैं दिन में, यदि हम उसको छांटने लगें कि कौन सा हिंदी का है कौन सा नहीं है, तो हम गूंगे हो जाएंगे, मैं पक्का बता रहा हूँ। यदि हम ये व्रत ले लें कि हम प्योर हिंदी के ही शब्द बोलेंगे आपका काम नहीं चल सकता, आप समोसा नहीं खा सकते। मतलब आप है ही नहीं। रोटी पुर्तगाली का है, बताओ कहाँ से? मतलब अनेक भाषाओं के शब्द हमारे इसमें घुल मिल गए हैं, मैं ये कह रहा हूँ। तो इसलिए ना उसको ऐसे भाषाएं कभी संकीर्णता नहीं देती। जैसे ज्ञान नॉलेज ना वो वैश्विक होता है, सार्वभौमिक होता है कि एक जगह होता है साइंस का और सारी दुनिया में उसको अपना लिया जाता है। तो भाषा भी ऐसे ही ट्रैवल करती है क्योंकि नॉलेज उसके साथ, नॉलेज के साथ साथ भाषा आती है, भाषा में ही नॉलेज का प्रवाह होता है। तो इसलिए भाषाई संकीर्णता हमारे ज्ञान को भी पीछे फेंक देती है, उसमें संकीर्णता ना बरतें। भारतेंदु ने सबसे अच्छी बात कही, वो क्या कहा कि देखो पढ़ो लिखो जहाँ जो मर्जी करो, सारी दुनिया का ज्ञान लाओ और अपनी भाषा में उतारो, उसको अपनी भाषा में लेकर के आओ। सच्चा भाषा प्रेम ये है। आप अपनी भाषा में तो एक डिक्का नहीं तोड़ रहे जिसको कहते हैं, और दूसरी भाषा को आप कोसते जा रहे हो। अंग्रेजी ने न्यू कर दिया, उर्दू ना खा लिए, यार कुछ हिंदी में करो ना आप। मतलब तो ये जो बात है कि हम बजाय इसके हम अपनी भाषा को समृद्ध कैसे करें। समृद्धि का तरीका एक ही है कि दूसरी भाषाओं से ज्ञान लो, अपनी भाषा में डालो। फिर आपको दूसरी भाषा पढ़नी पड़ गई। अब क्या हुआ सर, एक डेलीगेशन आया केरल से, मेरे को बता दियो 1-2 मिनट जल्दी। केरल से एक डेलीगेशन आया यहाँ हरियाणा की स्टडी करने। मुझे उनके साथ 2 दिन रहने का मौका मिला। उनका मॉडल ऐसा था कि 2-2 आदमी घर में रहेंगे, अलग अलग लोगों के, होटल में नहीं करेंगे। वो सोसाइटी को समझना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हमने ना यहाँ के डीओ से मिलना है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम समझना है। जो डीओ थी लेडी, उसने आओ जी आओ आज, मैं उनके साथ था। उसने बैठते ही ये कहा डीओ ने कि देखो हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, आपको आनी चाहिए। और मतलब वो तो मलयाली थे बंदे। मैंने कहा जी आपको नहीं आनी चाहिए मलयालम, आपको हिंदी के अलावा हिंदी, आप बाई चांस या हिंदी जगत में पैदा हो गए हो, चांस है। आपसे पूछा था, आपने प्रयास करके हिंदी से अलग कितनी भाषाएं सीखी हैं? आप सारा जिम्मा इन्हीं पे सौंप रहे हो संवाद करने का। आप खुद भी सीखो एक भाषा। आप ये को देखो, मलयालम तो मेरे को आती नहीं, तमिल आती है। तमिल तो आती नहीं, लेकिन मैं बंगला में बात कर सकती हूँ, समझ लेंगे, कोई बात नहीं। मतलब हम हिंदी वालों को इतना शौक है कि हम तो राष्ट्रभाषा, भाई जितनी 8वीं अनुसूची में सारी राष्ट्रभाषाएं हैं मतलब, और जो नहीं भी आई अनुसूची में राजनीतिक कारणों से, वो भी क्योंकि हमारे राष्ट्र में बोली जाती हैं, वो सारी राष्ट्रभाषाएं ही हैं। ज्ञान जहाँ भी जिस भी भाषा में जाएगा, लोग बोल रहे हैं तो वो है। तो इस तरह का आदर करने की ज़रूरत है भाषाओं का। मतलब उसी से हमारी हिंदी विकसित होगी। मैं ये मानता हूँ कि भाषाएं कभी कंपटीशन में विकास नहीं करती, सहयोग में। अब तो बिजनेस वाले भी कहने लग गए कि जी देखो कंपटीशन में नहीं, कोलैबोरेशन में चलो। नया शब्द लेकर आए हैं वो कि आउटसोर्सिंग सारी क्या है, कोलैबोरेशन है। सारी आउटसोर्सिंग क्या है? तो वो अब तो जो बिजनेस के लोग कहते थे कंपटीशन, वो वर्ड लेकर आए थे, उन्होंने भी छोड़ दिया कि कोलैबोरेशन में करो। 6 कंपनियां मिलकर एक काम कर रही है, तो भाषाएं क्यों नहीं कर सकती? तो ये जो झूठा एक हमने युद्ध छेड़ा हुआ है भाषाओं के बीच में, उसको छोड़ के हमें अपनी भाषा को समृद्ध करने का एक ही तरीका है, जो मैंने शुरू में बात कही थी कि अंग्रेजी इतनी समृद्ध कैसे हो गई, कैसे हो गई। हरियाणवी के कितने शब्द हैं जो अंग्रेजी में गए होंगे। कोई स्टडी हो जाए कि अंग्रेजी में हरियाणवी के कितने शब्द हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने शासन किया, जो सारे शब्द अपने डिक्शनरी में। हर साल तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी छापता है, और उसमें कितने शब्द जो है आप देख लो। हिंदी में कितनी डिक्शनरी छपती है सरकारी तौर पर, गैर सरकारी तौर पर। मेरे ख्याल में 30 साल पहले छपी होगी सर कोई। भाषा प्रेम की हम बात करते हैं, तो ये चिंता की बात है हमारे सबके लिए। तो भाषाएं उसमें धर्मों से हटके, इलाकों से हटके, सब चीज़ों से
अपनी भाषा, देश प्रेम मतलब लोग प्रेम, लोग प्रेम मतलब लोगों की भाषा से प्रेम, और उसको किस तरीके से हम सजाएं, उस भाषा को कैसे, जो उसमें कमियां हैं उसका व्याकरण बनाएं, उसको अवसर कर मौका दें और उसको एक मानकता प्रदान करने के काम करें। हमारी भाषाओं के तर्क संगति में, मेल जोल में हिंदी का विकास होगा। जब भी हिंदी का विकास हुआ है, कहाँ से हुआ है? देखिए गुजराती महात्मा गांधी, वो कह देते ना भाई हमने हिंदी नहीं, वो भी इतने संकीर्ण होते तो हमारी बताओ कौन चर्चा करनी थी यहाँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देखो कैसे बंगाली, यदि वो भी संकीर्ण होते तो हिंदी का किसने जिक्र करना था? तो इसलिए मतलब हमें भी उसी तरीके से व्यापक दृष्टि रखते हुए कि जिस तरीके से अब उन्होंने तो कहा हमें कि हिंदी यार ऐसी भाषा बने जो सारे भारत को में कम्युनिकेशन का जरिया बने, लेकिन हम हिंदी को सिर्फ हिंदी तक ही रखना चाह रहे हैं कि हिंदी वाले बाहर का कोई शब्द ना आ जाए। मतलब अंग्रेजी की बात नहीं है, अंग्रेजी तो क्योंकि हमें आती है इसलिए इसका एक दो शब्द आ जाता है। यदि तमिल का भी कोई शब्द हिंदी में आने लगा तो हम उतना ही विरोध करेंगे इसका। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया कि वे आपने मुझे बुलाया, और जो मेरे थोड़ा कोई बहुत व्यवस्थित बात नहीं थी, लेकिन हिंदी के भाषा को लेकर के जिस तरह का जो विमर्श चल रहा है वैश्विक वाला, खास तौर पे हिंदी वाले खास तौर पे ये बात कहते हैं कि विश्व भाषा तो होनी ही चाहिए जी। ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, गारंटी, यदि कोई विश्व भाषा बनेगी तो वो हिंदी नहीं होगी। आपकी कोस्ट पे वो भाषा बनेगी, विश्व भाषा चाहे कोई भी हो। इसलिए आप विश्व भाषा के पैरोकार बनने की बजाय अपनी जो स्थानीय भाषाएं हैं उनके बारे में सोचो। यदि कोई विश्व भाषा बनेगी तो 100% सच बात है ये, वो हिंदी नहीं बनेगी। ये तो अलग है कि हमारा देश की जनसंख्या ज़्यादा है जी, हिंदी बोलने वालों की संख्या, उससे विश्व भाषा थोड़ी बनेगी सर। पंजाबी बोलने वाले कितने लोग हैं, कितने देशों में फैले हुए हैं, विश्व भाषा कब बनती है? तो इसलिए विश्व भाषा का तर्क जो है वो हिंदी के खिलाफ है, हिंदी के विरुद्ध है वो विश्व भाषा का तर्क। उसको समझिए कि जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं, विश्व के स्तर पर जब हम सोचते हैं तो हिंदी भी एक स्थानीय भाषा, एक लोकल की भाषा है, एक खास देश की भाषा है। यदि उसकी कोस्ट पे कोई विश्व भाषा बनती है तो हमें मंजूर नहीं है ये बात। इस बात को समझें कि भाई ये विश्व भाषा वाला जो है सुनने में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात लग रही है सुनने में, लेकिन असल में विश्व नागरिक कौन है? हमने तो यहीं रहना है। तो इसलिए उसको मैं ये चिंता महसूस करता हूँ। हो सकता है कि भी मेरी बात से बहुत सारे विद्यार्थी या हमारे जो दोस्त हैं वो सहमत ना हों, लेकिन जो मुझे लगता है मैंने वही बात कही है, और ज़रूर आप इस पे सोच विचार करेंगे कि ये भी एक पक्ष है। और हमारा जो हिंदी भाषा प्रेम और देश प्रेम ये अलग अलग नहीं, एक ही बात है, एक ही बात है। जैसे देश में संकीर्णता की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही भाषा में भी संकीर्णता की ज़रूरत नहीं। और प्रेम तो सबसे बड़ा वैल्यू है ही है सर, कि भाई जहाँ प्रेम आ गया वहाँ संकीर्णता हो नहीं सकती। यदि आप कंडीशनल प्रेम करते हो तो आपका प्रेम झूठा है। मतलब कंडीशन थोड़ी होती है प्रेम में, सिंपल बात है। हमारे जितने भी पंजाब के किस्से हैं, लैला मजनू, सिरी फरहाद, किसी का भी उठा लीजिए, और प्रेम में आपको पता है कुर्बानी होती है आखिर में जाके। तो ये है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, थैंक यू।